Hello friends, myself Dr. Nidhi Darbari in My Education Treasure। हम अपने इकाई पद्धति में पहले योजना, योजना के स्तर, परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, आवश्यकता, मॉरिसन की इकाई योजना, उसके प्रकार, सिद्धांत व चरण, इकाई का निर्माण, वार्षिक योजना का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में इकाई पद्धति का फॉर्मेट के बारे में अध्ययन करेंगे। इकाई योजना का आधार मनोविज्ञान है। यह मनोविज्ञान के पूर्णकारवाद पर आधारित है। पूर्णकार या गेस्टॉल्ट का अर्थ समग्र रूप से है। पूर्णकारवाद के अनुसार बालक किसी ज्ञान को आंशिक रूप से नहीं अपितु पूर्ण रूप या समग्र रूप से सीखता है। इस प्रकार इकाई योजना द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि अनुदेशन अधिक अर्थपूर्ण, तार्किक तथा प्रभावशाली हो, ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली ढंग से संपादित की जा सके। अतः इकाई योजना में विषय वस्तु की दृष्टि से समग्रता होती है तथा यह संपूर्ण अनुभव पर आधारित होती है। इकाई योजना से अध्यापक एवं बालकों में व्याप्त भ्रांतियां को दूर करने में भी सहायता मिलती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कक्षा कार्य अथवा गतिविधियों का तार्किक विभाजन ही इकाई अथवा इकाई योजना कहलाता है। विषय वस्तु ऐसी विशिष्टता के साथ प्रस्तुत की जाती है कि सीखने वाला या बालक सूक्ष्मतम अवबोध प्राप्त करने के उपरांत विषय में आधिपत्य या पारंगति प्राप्त कर सके। अब हम चलते हैं इकाई पाठ सूत्र पर। इन कठिनाइयों के होते हुए भी इस पद्धति से पढ़ाने का प्रयास किया गया है। किसी विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम को ऐसी इकाइयों में बांट लिया जाता है कि प्रत्येक समय सारणी के 35 या 40 मिनट के घंटे में पढ़ाया जा सके। इसका पाठ्यक्रम इकाई पद्धति के चरणों के आधार पर लिख लिया जाता है। इन दैनिक पाठों में चरमोत्कर्ष का चरण संभव नहीं होता, अतएव पूरी इकाई समाप्त होने पर उसकी व्यवस्था 1 घंटे में की जाती है। इस पाठ्यसूत्र की पदावली भी हर्बर्ट की सरीकी ही बना ली गई है, किंतु उसमें लिखने वाली सामग्री के स्वरूप में हेर फेर कर लिया गया है। इकाई पाठ योजना के सूत्र, चरण या सोपान निम्नांकित हैं। पहला, तैयारी या उद्देश्य कथन या इसको प्रेपरेशन भी कहते हैं। इकाई पाठ योजना का एकमात्र उद्देश्य छात्रों का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित करना होता है। अतः छात्रों का शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व उन्हें विभिन्न उपायों से प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान की परीक्षा भी इसी उद्देश्य से ली जाती है, जिससे कि प्रदत्त नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ आसानी से जोड़ा जा सके तथा साथ ही छात्रों की रुचि संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बराबर रखी जा सके। विषय के सामान्य उद्देश्यों और प्रकरण विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को मिलाकर कुल को ऐसे तात्कालिक लक्ष्यों का रुख दे दिया जाता है जिन्हें 35 से 40 मिनट के घंटे में पाठ पढ़ाकर प्राप्त करना अभिष्ट है। इसमें उद्देश्यों में स्पष्टता और निश्चिंतता आ जाती है और वे छात्रों की सामर्थ्य के अंतर्गत प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्हें स्पष्ट समझ लेने से छात्रों को प्रेरणा मिलती है, उनके अध्ययन का सीधा दिशा निर्देशन होता है और वे अंधकार में लक्ष्यहीन भटकने से बच जाते हैं। उदाहरणार्थ भाषा के पाठ्यों में एक
सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है कि छात्रों के सक्रिय शब्द भंडार को बढ़ाना। इसके स्थान पर इकाई पाठ में लिखा जाएगा कि छात्र निम्नांकित 4 शब्दों का उच्चारण करना सीखेंगे, उनकी सही वर्तनी लिख सकेंगे, उनका नए वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे। ये उद्देश्य सामान्य उद्देश्य से कहीं अधिक निश्चित, स्पष्ट और सरलता से प्राप्य हैं। सहायक सामग्री हमारा दूसरा पॉइंट है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में क्या कठिनाई हो सकती है, इसका शिक्षक पहले से ही अनुमान लगा लेता है और उन कठिन स्थलों को समझाने के लिए सहायक सामग्री की व्यवस्था पहले से ही कर लेता है। यह सामग्री किस तारतम्य में दिखाई जाएगी, यह निश्चित करके उसका उल्लेख पाठ सूत्र में कर लेता है। इसे दिखाने के पूर्व क्या कथन किया जाएगा और दिखाने के बाद क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको भी पहले से सोच लेता है। शामपट पर क्या लिखना है और उसको सुव्यवस्थित एवं आकर्षक बनाने के लिए कौन शीर्षक और उपशीर्षक देना होगा तथा किन शब्दों को रंगीन खड़िया से रेखांकित करना होगा, यह भी तय कर लेता है। सारांश पाठ के किस स्थल पर आएगा और उसे छात्रों से प्राप्त करने के लिए क्या प्रश्न किए जाएंगे, उन्हें भी लिख लेना आवश्यक होगा। तीसरा पॉइंट है इकाई के खंडों का विकास या चयन। अब प्रत्येक खंड को कैसे विकसित किया जाए, इसकी पूरी योजना बनाई जाती है। उद्देश्य निश्चित करने के बाद पूरी इकाई को शिक्षक की सुविधा अनुसार छोटे छोटे खंड में विभाजित कर लेते हैं। ऐसे करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक खंड अपने में पूर्ण हो और उनका एक दूसरे से ऐसा संबंध हो कि एक खंड के आधार पर दूसरे खंड का विकास किया जा सके। यह कार्य करते समय निम्नलिखित 3 बातों का ध्यान रखा जाता है। खंड के विशिष्ट उद्देश्य शिक्षण लक्ष्यों का चयन। सबसे पहले प्रत्येक खंड प्राप्त होने वाले उद्देश्य का स्पष्टीकरण किया जाता है, जिससे छात्र एवं अध्यापक की क्रियाओं को निश्चित किया जा सके। प्रत्येक खंड के क्षेत्र का निर्धारण। इसके बाद प्रत्येक खंड की विषय वस्तु क्षेत्र को निश्चित किया जाता है, जिससे छात्र एवं अध्यापकों को भटकने की गुंजाइश ना रहे। खंड की क्रियाओं का चुनाव। प्रत्येक खंड में की जाने वाली क्रियाओं को पहले से ही निश्चित किया जाता है। यह क्रियाएं छात्रों के तत्कालीन जीवन से संबंधित होनी चाहिए और उनके अनुभव क्षेत्र से ली जानी चाहिए। इकाई के खंडों के विकास के बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान एकाध वाक्यों में लिखकर नहीं समाप्त किया जा सकता, वरन उसमें छात्रों की उस पूर्व जानकारी का निश्चित संकेत किया जाता है जिससे प्रस्तुत पाठ समझने में सहायता मिलेगी तथा जिस पर प्रस्तावना चरण के प्रश्न आधारित होंगे। किसी भी नए प्रकरण को प्रारंभ करने का आधार बालक के पूर्व अनुभव होने चाहिए। इसके अभाव में प्रकरण का विकास अर्थहीन हो जाएगा। यह ठीक उसी प्रकार होगा जिस प्रकार एक संस्कृत के पंडित को न्यूक्लियर फिजिक्स का भाषण सुनने के लिए बैठा दिया जाए। अध्यापक अपनी पाठ्य योजना ठीक प्रकार से नहीं बना सकता यदि उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसके छात्रों को प्रारंभ किए जाने वाले प्रकरण की पूर्व जानकारी कितनी है। यहाँ इस तथ्य को भी नहीं भुलाया जा सकता कि छात्रों को पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने में सफलता ही मिले, लेकिन इस तर्क से पूर्व ज्ञान के इस सोपान का महत्व कम नहीं हो जाता। नवीन ज्ञान के लिए पूर्व ज्ञान को आधार बनाना ही पड़ेगा। अगला आता है प्रस्तावना। इस चरण का लक्ष्य छात्रों के पूर्व ज्ञान या कार्य का प्रस्तुत पाठ से संबंध स्थापित करना है। नए पाठ के लिए छात्रों की रुचि
और मनोदशा तैयार करना तथा नई पाठ वस्तु के ग्रहण करने के लिए समुचित जिज्ञासा एवं प्रेरणा जागृत करना। यदि नए पाठ पढ़ने से पूर्व छात्र कुछ ऐसा कार्य कर रहे थे जिससे उसका दूरस्थ संबंध भी स्थापित किया जा सकता है, तो उस पूर्व कार्य पर भी एक दो प्रश्न प्रस्तावना में पूछ लेना चाहिए। इसके प्रश्न प्राय पूर्व ज्ञान में दी गई सूचना के आधार पर ही पढ़े जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कार्याभिसूचना। यह उद्देश्य कथन का पर्याय है। इसमें नए पाठ में हम क्या करने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, इसकी सूचना छात्रों को दी जाती है। यह सूचना प्रथम पुरुष बहुवचन में दी जाती है। इसकी भाषा बड़ी सरल होनी चाहिए जिससे छात्र यह समझ सकें कि जो जिज्ञासा प्रस्तावना के चरण में उत्पन्न हुई है उसका पाठ के पढ़ने में समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन। यह चरण 5 स्तंभों में लिखा जाता है। पहले स्तंभ में शिक्षण बिंदु या पाठ्यवस्तु जिसे पढ़ाना है लिखी जाती है। उसके सामने दूसरे स्तंभ में वे विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं जिन्हें पाठ्यवस्तु पढ़ाकर प्राप्त करना अभिष्ट है। तीसरे में शिक्षक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का उल्लेख होता है। यह प्रश्न, कथन या प्रदर्शन के विवरण के रूप में लिखी जाती है। चौथे स्तंभ में छात्रों की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को लिखा जाता है। ये पूछे गए प्रश्नों के उत्तर या उनके द्वारा संपादित क्रियाकलाप होते हैं। प्रस्तुतिकरण छात्रों को प्रेरित करने और उनका ध्यान पाठ की ओर केंद्रित करने के लिए अध्यापक को अपने मस्तिष्क में बहुत से रुचिकर तरीकों की योजना बनानी पड़ती है। छात्रों की रुचि संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान बनाए रखना एक मुश्किल और कलापूर्ण कार्य है। कुछ छात्र कक्षा में बैठे बैठे ही दिवा स्वप्न में खोए रहते हैं। अध्यापक उनको उनकी इस दुनिया से अलग करके उनकी जिज्ञासा पाठ की ओर केंद्रित करने का प्रयास करता है। अध्यापक को यह नहीं भूलना चाहिए कि छात्र उसके पीरियड के अतिरिक्त दूसरे विषय का पीरियड पढ़कर आ रहे हैं, जिसका ज्ञान उनके मस्तिष्क में अभी तक घूम रहा है, अथवा खेल के मैदान से, कैंटीन से या हंसी मजाक के मूड में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यकायक उनकी तंद्रा भंग करके नवीन ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कर देना एक बहुत ही जटिल कार्य है। इसलिए विषय के प्रस्तुतिकरण में अध्यापक को अत्यंत सावधानी और धैर्य से काम लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन। मूल्यांकन को शिक्षण प्रक्रिया का एक अविच्छिन्न अंग माना गया है। पंचपदी के पुनरावलोकन के स्थान पर मूल्यांकन के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्राय लघु उत्तर या अवैयक्तिक प्रश्न परीक्षण के प्रश्न होते हैं। अनुप्रयोग भी इसी में आता है, जिसमें अभ्यास के लिए निर्दिष्ट कार्य दिया जाता है। जहां मूल्यांकन प्रक्रिया एक ओर अध्यापक को छात्रों के वांछित व्यवहार परिवर्तनों का बोध कराती है, वहीं अध्यापक स्वयं अपने शिक्षण संबंधी दोषों की जानकारी प्राप्त करके उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। साथ ही अभिभावक भी अपने बालकों की प्रगति से अवगत हो जाते हैं। मूल्यांकन के लिए प्रश्नावली अथवा परीक्षा का उपयोग किया जा सकता है। श्यामपट्ट, इसकी पूर्व व्यवस्था करना आवश्यक होती है। अतएव पाठ के अंत में श्यामपट्ट कार्य लिख दिया जाता है। इसे प्रत्येक पाठ या अनुवृत्ति के अंत में भी लिखा जा सकता है। जब शिक्षक क्रियाओं के स्तंभ में सारांश निकलवाने वाले प्रश्न लिखता है
और छात्रों की क्रियाओं के स्तंभ में उनके ऊपर लिखे जा सकते हैं, जो संवेद रूप से अन्विति का सारांश प्रस्तुत करेंगे। संक्षिप्तीकरण अगला पॉइंट है। पाठ के समाप्त होने पर विषय वस्तु का सार प्रस्तुत किया जाता है। विषय वस्तु की विशिष्ट बातों को अत्यंत आकर्षक व प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सेक्शनल सार संक्षेप भी दिए जा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है अभ्यास प्रश्न या रिकैपिटुलेशन। विज्ञान जैसे विषय में अभ्यासकार का बहुत महत्व है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विज्ञान के लिए अक्षरशः सत्य है। अध्यापक के लिए यह संभव नहीं होता कि वह बहुत से प्रश्नों का अभ्यास कक्षा में ही करा दे। इस दृष्टि से पाठ योजना को ठीक प्रकार से समझने के लिए विद्यार्थियों को घर पर करने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न दे देने चाहिए। नेक्स्ट है इकाई योजना के आवश्यक तत्व। एक अच्छी इकाई योजना कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ होनी चाहिए। उदाहरण के लिए क्यों या वाई अर्थात उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव। कार्य शामपट के कार्य को निर्देशित करने के लिए कोई अलग से स्तंभ नहीं होता। क्या या व्हाट अर्थात विषय वस्तु, कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर। कैसे हाउ अर्थात विधियाँ, कौन से मेथड, प्रविधियाँ, कौन सी टेक्निक्स या प्रक्रिया, कौन सा प्रोसीजर यूज़ करेंगे। किसके साथ विथ व्हाट अर्थात आवश्यक सामग्री, मटेरियल रिक्वायर्ड। कैसे करेंगे हाउ विल अर्थात उपलब्धियों का मूल्यांकन प्रक्रिया या इवैल्यूएशन प्रोसेस। उपरोक्त प्रश्नों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक इकाई योजना में कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जो कि अध्यापक को उपर्युक्त प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ बनाते हैं। एक इकाई योजना में कुछ आवश्यक या आधारभूत तत्व निम्न प्रकार हैं। इकाई का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिट, इकाई की विषय वस्तु या कंटेंट ऑफ द यूनिट, आवश्यक सामग्री या मटेरियल्स नीडेड, शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ तथा प्रक्रिया, मेथड्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, शिक्षण का क्रम, टीचिंग सीक्वेंस, प्रभावी अधिगम अनुभव, इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मूल्यांकन या इवैल्यूएशन, संदर्भ सूची या रेफरेंसेस। इकाई योजना के सोपान जो ग्राम्स ने के सोपान हैं वो इस प्रकार हैं। प्रस्तावना, नियोजन, अनुसंधान, अवबोधन और आत्मसातीकरण। रिस्क द्वारा सुझाए गए सोपान इस प्रकार हैं। उद्देश्यों का चयन, खंडों का विभाजन, इकाई खंडों का विकास, प्रस्तावना, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की व्यवस्था, मूल्यांकन और संबंधित साहित्य सूची। मॉरिसन के अनुसार सोपान हैं खोज या अनुसंधान, प्रस्तुतिकरण, वाचन और संगठन। इसके अतिरिक्त अध्यापक को इकाई योजना बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे छात्रों को सीखने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। अधिगम परिस्थितियों तथा अनुभवों का संगठन उद्देश्यों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। योजना में शिक्षण बिंदु संक्षेप में तथा स्पष्ट रूप में लिखने चाहिए। शिक्षण उद्देश्यों का विशिष्टीकरण व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में परिभाषित करना चाहिए। कक्षा के छात्रों को रुचि तथा स्तर के अनुसार ही गृह कार्य दिया जाना चाहिए। मूल्यांकन की नवीन प्रविधियों का समावेश योजना में करना चाहिए। उप इकाइयों की विषय वस्तु को शब्दावली, सूत्रों, संबंधों आदि में विभाजित कर लेना चाहिए।
उचित अध्ययन अध्यापन परिस्थितियों का चुनाव करना चाहिए। इकाई योजना में पाठ्यक्रम की संपूर्ण विषय वस्तु को सम्मिलित करना चाहिए। प्रत्येक इकाई एवं उप इकाई के लिए कालांशों का निर्धारण किया जाना चाहिए। प्रत्येक इकाई की जांच के लिए मूल्यांकन को उचित विधि एवं प्रविधि का चयन कर लेना चाहिए, जिससे उसका मूल्यांकन किया जा सके। इकाई के जांच के लिए इकाई परीक्षण का निर्माण किया जाता है। इकाई पाठ योजना। वार्षिक योजना बनाने के बाद शिक्षक इकाई पाठ योजना तैयार करता है। एक इकाई को पूर्ण करने के लिए उसे बहुत सी पाठ योजना बनानी होती हैं। इकाई योजना के माध्यम से शिक्षक को यह ज्ञात रहता है कि उसे इकाई के अंदर कितनी पाठ्यवस्तु का ज्ञान छात्रों को देना है, पाठ्यवस्तु के में किन किन शिक्षण बिंदुओं पर बल देना है तथा किन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। इसी को इकाई पाठ योजना कहते हैं। इकाई पाठ योजना का प्रारूप आगे दिया जा रहा है। अब हम आते हैं इकाई योजना के प्रारूप पर। सबसे पहले हम कक्षा लिखेंगे, उसके बाद विषय व इकाई का नाम लिखेंगे। तत्पश्चात इकाई क्रमांक जो कि वार्षिक योजना अनुसार होगी वो लिखेंगे। इसके बाद इकाई के लिए आवश्यक या कितने कालांशों की संख्या होगी वो लिखेंगे। कालांशों की अवधि कितनी हो यहाँ पर यह लिखना होगा। इसके बाद पुनरावृत्ति के लिए कितने कालांशों की संख्या की आवश्यकता होगी वो लिखें। तत्पश्चात इकाई के मूल्यांकन के लिए कितने कालांश की ज़रूरत होगी वो लिखें। अंत में उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग हेतु आवश्यक कालांशों की संख्या लिखें। इतना करने के बाद 7 कॉलम बना लें जैसे हमने बनाए हैं। पहले कॉलम में उप इकाई एवं प्रकरण लिखें। दूसरे कॉलम में शिक्षण बिंदु लिखें। तीसरे खंड में उद्देश्य उपेक्षित व्यवहारगत परिवहन लिखें। चौथे कॉलम यानी अध्ययन अध्यापन संस्थितियों में 3 कॉलम बनाएं। शिक्षक क्रियाएं शिक्षण सहायक सामग्री लिखने के लिए। उसके पश्चात नियमित कार्य या जो गृह कार्य आपको देना है वो लिखें। अंत में एक कॉलम में आप मूल्यांकन का बनाएं, जिसमें आप कैसे मूल्यांकन करेंगे वो लिखना होगा। लास्ट का कॉलम रिमार्क के लिए छोड़ दें, जिसमें आपका शिक्षक रिमार्क देगा। अब हम इकाई पाठ योजना के एक अन्य प्रारूप का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें विषय लिखें। इसके बाद इकाई का नाम लिख दें। किस कक्षा के लिए इकाई योजना बनाई जा रही है वो लिखें। उप इकाइयाँ कितनी होंगी वो लिखें। और अंत में इकाई को पूर्ण करने के लिए कितने कालखंड की आवश्यकता होगी वो लिखें। इसके बाद आप 8 कॉलम बना लें। पहले कॉलम में विषय वस्तु लिखें। दूसरे कॉलम में आपके क्या व्यवहारगत उद्देश्य हैं उनको लिखना होगा। तीसरे कॉलम में आप क्या सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे वो लिखें। चौथा कॉलम में आप कौन सी शिक्षण विधि प्रविधि का उपयोग करेंगे उसको लिखना होगा। पांचवें कॉलम में शिक्षक क्रियाएं के लिए है। छठवां कॉलम छात्र क्रियाओं का होगा। सातवां कॉलम आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे उसको लिखें। अंत में 8वें कॉलम में आप क्या गृह कार्य या दत्त कार्य विद्यार्थियों को देंगे उसको लिखें। Thank you very much for patiently watching the video and don't forget to subscribe.